Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to discuss about the chapter number 2 of Basic Tools in Economics. So this is our lecture number 1 of chapter 2 and our chapter name is Ceteris Paribus. So friends, in today's video lecture, we're going to cover the significance are nothing but the importance. So definitely in this video lecture we'll cover the meaning introduction part of ceteris paribus, and also we will learn about what are the importance, what are the significance of the ceteris paribus is. Okay, so as you can see the image on the thumbnail page, यहाँ पर मैंने एक इमेज एड ऑन की है विच स्टेट्स अबाउट व्हाट इज ceteris paribus. इसका मीनिंग यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है दैट इज ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, that is nothing but the other things remains constant, other things being equal. So deeply हम सीखेंगे कि ये है क्या. So first of all would like to inform you that when you people were in your 12th इन योर HSC एग्जामिनेशन पीरियड, सो आप लोगों ने लर्न किया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसके जब आपने अजम्पशंस सीखे थे. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में हमने सीखा था कि द थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन टू सर्टेन अजम्पशंस. फर्स्ट वन वाज द ceteris paribus एंड सेकेंड वन वाज द लेजर फेयर. सो यहीं पर उन दोनों एग्जाम्शन में से एक एग्जाम्शन हमने यहाँ पे डिस्कस करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इकोनॉमिक्स की किसी भी थ्योरी को पढ़ते हैं, आप बड़े लेवल पे भी जाके अगर इकोनॉमिक्स को स्टडी करना चाहते हैं, सो यू हैव टू गो विद दिस एग्जाम्शन विच इज़ कॉल्ड ceteris paribus. तो हम इसके बारे में डीपली सीखेंगे कि ये होता क्या है. सो लेट्स मूव फर्दर फ्रेंड, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो आई कैन सी दैट. सो यू वी गोना कवर द इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, सो इंट्रोडक्शन क्या है. सो बेसिकली हम यहाँ पे मीनिंग पार्ट को कवर करने वाले. इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी मैं अबाउट द ceteris paribus. सो यहाँ पर जैसे मैंने वीडियो के इनिशियल्स में भी कह दिया था कि इट इज़ अ लैटिन वर्ड. व्हाट इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. मतलब आपकी जो सारी चीज़ें रहेंगी वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी. इक्वल मीन्स वॉट, when we say ना कि other things remains constant, so here the equal or the constant means word what means is दैट इज़ नो चेंज. इसका मतलब क्या होता है कि चेंजेस कुछ भी नहीं होगी. क्या चेंजेस नहीं होगी, किस में चेंजेस नहीं होगी, वो मैं आपको बता दूंगी. लेकिन पहले आप सिर्फ इतना समझ लें कि ceteris paribus का मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. बाकी सारी चीज़ें कैसे रहने वाली हैं, इक्वल रहने वाली हैं. ठीक है. सो अब जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड, ठीक है, आपने लॉ ऑफ डिमांड सीखा होगा. इस थ्योरी के बारे में आपने 12th में डीपली डिस्कस किया, इन विच वी लर्न अबाउट सी अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होंगी, equal होगी. दैट मीन्स देर विल बी नो चेंजेस इन एनी अदर थिंग्स. द चेंजेस विल बी ओनली इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. इट मीन्स कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते, सी बीइंग अ नॉर्मल और द रैशनल कंज्यूमर व्हाट विल डू, अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. एंड दैट वाज द क्रक्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड जो हम लोगों ने 12th में पढ़ रखा है. ठीक है. एज यू सी दैट कि आजकल जो है मार्केट में हमने देखा ऑनियंस के रेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे. और कुछ टाइम पहले आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम मार्केट को प्रॉपरली स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि दैट टाइम टमाटोज़ का प्राइस वॉज वेरी हाई. वो कुछ 160 एंड 200 अप हो गया था. सो आपने क्या किया, जहाँ पर आप 2 kgs और 1 kgs टमाटोज़ खरीदते थे, आपने उसकी डिमांड को कम कर दी, आप हाफ kg पे आ गए या 1 kg पे आ गए. सो ये क्या हुआ, व्हेन प्राइजेस इंक्रीजेस एज बीइंग अ नॉर्मल कस्टमर, आपने क्या किया, आपने उसकी प्राइस को क्या कर दिया, कम कर दिया. सो ये एक लॉ ऑफ डिमांड का क्रक्स है जो हमें ये सिखाता है कि यूजुअली जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. सो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड. ओके. सो हमें ना अल्फ्रेड मार्शल ने सिर्फ यही सिखाया कि प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी कम, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी ज़्यादा, चीज़ें सस्ती होंगी तो हम ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे. इन्होंने यही सिखाया. बट देर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल, अगर अनिल धीरूभाई अंबानी है, ही इज़ अ रिच मैन एज वी नो दैट, राइट. सो क्या अंबानी को 200 रुपये 1 kg के टमाटोज़ के हो जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? क्या वो टमाटोज़ का कंजम्पशन कम कर देगा? नहीं. एम आई राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी
अंबानी क्या करेगा, टमाटोज का कंजम्पशन उतना ही रखेगा या ज़्यादा भी बढ़ा सकता है, वो कम करने वाला नहीं है। सो कैन वी से कि लेवल ऑफ इनकम जो है ये भी आपके डिमांड को क्या करती है, इन्फ्लुएंस। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, आपको मान कर चलना है अदर थिंग्स रिमेन्स इक्वल, मतलब आपको इनकम ऑफ द कंज्यूमर को क्या मानकर चलना है कि इसमें कोई भी चेंजेस होने वाली नहीं है। सपोज कि आज मैं अगर मंथली 50,000 अर्न करती हूँ, कल को अगर मैं 1 लाख अर्न करूँगी तो बट ऑफिस मेरे लिए भी 200 रुपये केजी का टमाटो लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी, आई कैन गो विद दिस प्राइस। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस और क्वांटिटी के अलावा भाई तीसरा फैक्टर लेवल ऑफ इनकम भी है, जो आपके अगर समझो कोई पर्सन है, ए है, वो बहुत ही पुअर है, तो भाई उसको वो इन्फ्लुएंस करेगा। हो सकता है वो टमाटो खाना ही बंद कर दे कुछ टाइम के लिए, वो सोचेगा कि जब ये कम होगा ना तब मैं खरीदना चालू करूँगा। तो मतलब भाई एक और फैक्टर ऐसा है दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर विच कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। बट अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, ओनली प्राइस विल इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड टू अज्यूम दैट दीज आर द इक्वल और द कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो जो इन्होंने हमें ये अज्यूम कराया ना कि दो वेरिएबल प्राइस और क्वांटिटी के अलावा बाकी सारी चीज़ें आपने क्या मानकर चलनी है, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये एक प्राइस दिख रहा है, ठीक है, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ये सारी चीज़ें जैसे रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो मैंने अभी आपको अंबानी का एग्जांपल दिया, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस हो गया, टेस्ट हैबिट्स हो गई, या प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के अलावा, तो ये सारे जो 4 फैक्टर्स आपने देखे ना, ये सब आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्हीं सभी को आपको मानकर क्या चलना है कि ये सारी की सारी चीज़ें कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, इनमें कोई भी चेंजेस होने वाली नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया सैटरस पैरेबिस का। अगेन आई वांट टू रिपीट हियर, सैटरस पैरेबिस इट इज़ एन अजम्पशन, ये एक तरीके का अजम्पशन है जो हमें सिखाता है, जहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि दो वेरिएबल जिनकी चेंजेस को आप एग्जामाइन कर रहे हैं, उनके अलावा सारी चीज़ें क्या रहेंगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। हालांकि इन रियलिटी इनमें इनकी वजह से चेंजेस होगी, लेकिन आप अगर सबको पढ़ते बैठेंगे तो जम्बल्ड हो जाएगा। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर 2 वेरिएबल के बारे में स्टडी करना है, सो यू नीड टू अज्यूम रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी कांस्टेंट। और आप इस चीज़ का जो अजम्पशन करते हैं ना, इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज में सैटरस पैरेबिस, एंड दिस इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। और मैंने यहाँ पे बहुत ही ईजी वर्ड्स में चीज़ें लिख रखी हैं, जैसा एग्जाम्पल को मैंने आपके साथ शेयर किया वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। सो आप इसे लिख लें, नोट कर लें, और आप एग्जामिनेशन में भी इतना लिख के ईजिली आपके मार्क्स अचीव कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न टू फर्दर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंस ऑफ द सैटरस पैरेबिस। अब जो सैटरस पैरेबिस जो अजम्पशन मैंने सिखाया, जहाँ पे आप अज्यूम करेंगे अपार्ट फ्रॉम एनी 2 वेरिएबल रेस्ट ऑफ द वेरिएबल शुड बी व्हाट, कांस्टेंट। प्राइस के अलावा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन साइज, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सारी की सारी चीज़ें क्या मानकर चल रही है भाई कि इनमें किसी भी तरीके का चेंजेस होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि इस अजम्पशन का इम्पोर्टेंस क्या है, वाई वी नीड टू गो विद दिस assumption at the time of doing economic study. Okay friends, so now here we have a very first point which is simplifies analysis. देखिए, अगर आप इस अजम्पशन के थ्रू चलते हैं ना, तो ये आपके किसी भी एनालिसिस को, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक छानबीन को समझने और इसको सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। जैसे मैंने बताया ना कि भाई अगर एक प्रोडक्ट मुझे ख़रीदना है, जैसे इफ़ आई वांट टू परचेज आईफोन, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मैं अगर कोई चीज़ चेक करूँगी तो दैट विल बी द प्राइस ऑफ दैट आईफोन, राइट। तो अगर आप प्राइस देख रहे हो तो क्या सिर्फ आप प्राइस देखोगे, नहीं, आप देखोगे कि आपके पॉकेट में पैसा कितना है। अच्छा, आईफोन के अलावा आपके पास सब्सटीट्यूट क्या है, आप उसके अलावा देखिए, आपके माइंड में शायद हो सकता है आपको आईफोन 15 लेना है, सो आपने सोचा होगा कि आप प्रो लेना चाहते हो या 15 लेना चाहते हो, तो ये क्या हो गया, आपके पास सब्सटीट्यूट है, यू हैव ऑल्टरनेट ऑप्शंस ऑल्सो, एंड ऑल्टरनेट ऑप्शन की अवेलेबिलिटी की वजह से आपका जो करंट जो आप सोच कर आए थे वो डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यू वर सपोज टू परचेज आईफोन 15, लेकिन आपने प्रो के फीचर्स देखे, यू वर रेडी टू गेट द आईफोन 15, बट आपने ऑल्टरनेट ऑप्शन की वजह से क्या किया, प्रो ले लिया। ठीक है, सो मतलब जो अवेलेबिलिटी होती है ना, ये भी आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रही है। आपका पॉकेट में कितना कैश है या अमाउंट आपके पास है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इतने सारे ऑप्शंस है, इसके अलावा पॉपुलेशन साइज ज़्यादा रहेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपका टेस्ट हैबिट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन केस ऑफ फ़ोन ना,
आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर, आई डोंट लाइक आई फोन्स. सो डेफिनेटली अगर मैं फ़ोन लेने जाऊँ ना बच्चा, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द एंड्रॉयड वन. मैं एंड्रॉयड में अच्छे से अच्छे फ़ोन को खरीद लूँगी, बिकॉज मेरा हैबिट नहीं है, मेरा टेस्ट वो नहीं है, या मेरा प्रेफरेंस वो नहीं है कि मैं क्या करूँ, आईफोन खरीदूँ. समझे? ठीक है. आप आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आपके पास मैनी फ्लेवर्स हैं, तो आप आपके टेस्ट के हिसाब से आइसक्रीम को ऑर्डर करेंगे, नॉट विद द मेजॉरिटी जो ले रहा है. तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी प्रेफरेंस, मेरे टेस्ट, मेरे हैबिट्स, मेरा लेवल ऑफ इनकम, ये सब ऐसे फैक्टर्स है बच्चा जो मेरे डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे. लेकिन सैटर्स पैराबस की वजह से ये पॉसिबल है कि आप किसी भी दो ही चीज़ को लेकर चलें, सब लेकर चलेंगे तो नहीं बैठ पाएगा. तो आपने सिर्फ प्राइस सोचा, भाई सस्ता रहेगा तो खरीद लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं खरीदेंगे, दैट्स ऑल. आप बाकी सारी चीज़ों को गिन ही नहीं रहे हो. तो आप जब दो ही वेरिएबल की गिनती कर रहे हो ना, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया आपके लिए. कोई भी चीज़ क्या हो गई, आसान हो गई. तो किसी भी आसानी से किसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, जानने के लिए आप सैटर्स पैराबस नामी एजम्पशन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे लिखा है, इट अलाउज अस टू स्टडी वन फैक्टर दैट इज प्राइस. मेरे एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला, प्राइस. एट अ टाइम बाय अज्यूमिंग ऑल द फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नाउ वी हैव अ सेकेंड वन विच इज, इट शोज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. So now it help us to understand how one variable can influence the demand of another variable. जैसे मैंने टमाटोज़ की बात बताई कि जब 160 या 200 इसका प्राइस चला, तो प्राइस एक वेरिएबल हो गया. दूसरा वेरिएबल क्या रहेगा, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर टमाटोज़. तो क्या हुआ, आपने टमाटोज़ का डिमांड कम कर दिया, तो आपने देखा एक वेरिएबल के प्राइस, उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल दैट इज क्वांटिटी, ये क्या हो गई, कम. सो भाई कॉज एंड इफेक्ट, रीज़न और उसके इफेक्ट को जानने के लिए भी आपको किसकी मदद लेनी पड़ती है, किस एजम्पशन की, द एजम्पशन विच इज़ कॉल्ड सैटर्स पैराबस. ओके. चलिए लेट्स मूव फर्दर. नाउ वी हैव अ थर्ड वन विच इज़ रिमूव्स कन्फ्यूजन्स. जैसे अभी मैंने बोला ना कि आईफोन लेने के लिए प्राइस के अलावा मेरा इनकम, मेरा प्रेफरेंस, ठीक है, मेरी चॉइस, ये सारे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे आईफोन की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. लेकिन इसी तरीके की सारी कन्फ्यूजन्स को रिमूव करने के लिए हम सैटर्स पैराबस को यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप सिर्फ एक फैक्टर पे फोकस करेंगे विच इज़ नथिंग बट प्राइस, एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर शुड बी अनचेंज्ड. Okay, now let's move further. Now we have a fourth significant point of the Satiris Paribus, which is useful in theories. देखिए, it commonly used in economics to build simple models and explain complex relationships. Now आपने इससे पहले ना 3 तरीके के important laws पढ़ रखे होंगे आपके 12th में. Law of diminishing marginal utility, which is also called law of DMU, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है. इन सारी थ्योरीज को अगर आपने देखा होगा ना, वन थिंग वॉज वेरी कॉमन इन ऑल दीज थ्योरीज, दैट वॉज सैटर्स पैराबस. सबके स्टेटमेंट में आपने पहले यही लिखा था, अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. चेंजेस होगी तो एनी टू वेरिएबल में बाकी सब क्या माना जाएगा, कॉन्स्टेंट और अनचेंज. तो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग या थ्योरीज को बिल्ड करने के लिए हम सैटर्स पैराबस को यूज़ करते हैं. नाउ वी हैव द लास्ट वन विच इज मेक्स कंपैरिजन ईजियर. अब क्या होता है ना, किसी भी दो वेरिएबल के बीच में अगर आपको कंपेयर करना है तो आप सैटर्स पैराबस के थ्रू जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ बेसिकली डील्स बिटवीन टू वेरिएबल्स. ओके. सो होप आपको यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं. सो इफ़ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी, सो यू गाइस कैन डू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे. बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एवरीबडी.